हेलो एवरीवन, वेलकम टू CUET ब्राइट एकेडमी। चलिए आज हम आगे पॉलिटी का नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है प्रियम्बल। प्रियम्बल के साथ साथ ही हम दो टॉपिक्स और देखेंगे जिसमें आपके पास रहेगा बोरोइंग फीचर्स। आप सबको पता है कि पेपर में क्वेश्चन आता है कि कौन सा फीचर कॉन्स्टिट्यूशन का कहाँ से लिया गया है, ये हम देखेंगे बोरोइंग फीचर। और इसी के अंदर हम शेड्यूल्स को भी देखेंगे। ठीक है, इसी के अंदर हम किसको देखेंगे, शेड्यूल्स को भी देखेंगे। तो आज का टॉपिक रहेगा हमारे पास प्रियम्बल। लेक्चर नंबर 3 है आपके पास ये बोरोइंग फीचर्स और शेड्यूल। इन तीनों टॉपिक को हम साथ में देखना शुरू करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से देखेंगे कि जो आपका पेपर है, आपका पेपर जो आपका एंट्रेंस एग्जाम है, उसके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से या उसके पर्सपेक्टिव से क्या क्वेश्चन आ सकते हैं और कितने आ सकते हैं, इसके हिसाब से करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास आपके पास ये लेक्चर नंबर 3। देखिए, आपने पिछले लेक्चर पे एक चीज पढ़ी थी, अगर आपको याद हो तो आपने एक चैप्टर में पढ़ा था, पिछले चैप्टर में, जिसका नाम क्या था, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपने पढ़ा था कि 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो चुका था। जब ये बनकर तैयार हुआ तो इसमें एक प्रियम्बल था। अगर हम इसी की बात करें तो इसी एक प्रियम्बल था, 395 आर्टिकल्स थे। और अगर हम बात करें तो उस समय पे 8 शेड्यूल हुआ करते थे। ठीक है, 12 शेड्यूल तो नहीं थे। कितने शेड्यूल थे शुरू में? 8 थे। ठीक है, अब याद करिए वो जो प्रियम्बल है, ठीक है, वही प्रियम्बल आज हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, आप सभी ने एनसीईआरटीज पढ़ी हैं, आपने बहुत ध्यान से एनसीईआरटी किताबों को देखा होगा। तो अगर आपने उनके फर्स्ट पेज पे देखा है तो इस तरीके से एक पूरा पेज लिखा गया है, वहां पे पूरा का पूरा एक पेज लिखा गया है। इस पेज को ही हमें पढ़ना है। इट इज अ प्रियम्बल। इसे अच्छे से पढ़ना है ताकि हमें समझ में आ जाए। देखिए क्या लिखा है, कहता है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और ये प्रियम्बल है। ठीक है, अच्छा प्रियम्बल होता क्या है? पहले तो प्रियम्बल आपको समझना है कि एक आइडेंटिटी कार्ड है। ठीक है, आइडेंटिटी कार्ड है। पहले एक इंसान बना। ठीक है, पहले हमारा संविधान बना और संविधान के बनने के बाद उसका आइडेंटिटी कार्ड बना। वो आइडेंटिटी कार्ड क्या कहलाता है बच्चे? तो आपको याद रखना है, प्रियम्बल कहलाता है। आप और मैं इसे समरी भी कह सकते हैं। समरी है, किसकी समरी है भाई? ये तो पूरे संविधान की समरी है। क्या समरी है? प्रियम्बल है। ठीक है, आप इसे एसेंस भी कह सकते हैं। ये क्या है? प्रियम्बल क्या है? एसेंस है, एक फीलिंग, एक समरी है पूरी की पूरी जो हमें यहाँ पर पढ़नी है। और ये किसकी समरी है? ये पूरे संविधान की समरी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको पहले कि प्रियम्बल है क्या एक्चुअली में। तो प्रियम्बल क्या है? आइडेंटिटी कार्ड है। एक व्यक्ति बना, जन्म लिया उसने, और उसके जन्म लेने के बाद उसका एक पहचान पत्र बना। ठीक वैसे ही पूरा का पूरा संविधान बना। संविधान बनने के बाद उसका एक आई कार्ड बना, छोटू सा। वो आई कार्ड क्या है? प्रियम्बल है। ठीक है, चलिए अच्छा, अब यहाँ से क्वेश्चन निकालेंगे। पहले से पढ़ लेते हैं, फिर इसे एक एक करके चीजों को देखते हैं। देखिए क्या लिखा है, कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ। अब यहाँ पे थोड़ा की, जहाँ पे बोल्ड लेटर्स हैं वहां पे ध्यान देना। कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब हमारी बात हो रही है यहाँ पे, हम लोग। अब हम में सारी आ गई, सारी जनता आ गई। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमने क्या करा है कि हम इंडिया को कैसा बनाएंगे। अब कीवर्ड्स को निकालेंगे यहाँ से। ठीक है, कीवर्ड्स को निकालेंगे। पहला कीवर्ड क्या है यहाँ पे? पहला कीवर्ड है आपके पास सोवेरियन। पहला कौन सा आया? सोवेरियन। ठीक है, सोवेरियन के बाद अगर हम देखें तो अगला क्या है? सोशलिस्ट, सेक्युलर। अब इन दो वर्ड्स को भी ऐड कर लेते हैं। एक आएगा आपके पास सोशलिस्ट और दूसरे वर्ड का मतलब क्या होगा बच्चे यहाँ पे? सेक्युलर। सेकंड थर्ड क्या होगा अपने पास यहाँ पे? सेक्युलर। सेक्युलर के बाद अगर हम बात करें तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अब देखो यहाँ पे एक और वर्ड हमें मिला जिसका नाम क्या है? डेमोक्रेटिक, और उसके बाद क्या है? रिपब्लिक है। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दोगे तो यहाँ पे टिक कर पाओगे और चीजों को समझ पाओगे। ठीक है, चलिए पहला वर्ड पकड़ते हैं हम यहाँ पे, सोवेरियन। जो हमने पहला वो देखा उसी को पढ़ते हैं और समझते हैं। कहता है पहला बच्चे, सोवेरियन वर्ड का मतलब क्या होता है? सोवेरियन का वर्ड का मतलब होता है इंडिपेंडेंट। हम अब इतने फ्री हैं। पहले तो हम किसके पार्ट थे? पहले हम कॉलोनियल रूल के पार्ट थे। जब कौन आया था हमारे पास? ब्रिटिशर्स आए थे। उसके बाद की बात की जा रही है कि अब हम किसी भी अथॉरिटी का पार्ट नहीं है, हम सोवेरियन हैं। हम सोवेरियन बोलने का मतलब है कि हम अपने तरीके से अपना डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, तो हम अब किसी भी कंट्री के टुकड़े नहीं हैं, किसी भी कंट्री के अब टुकड़े नहीं है हम। अब हम क्या हो चुके हैं? इंडिपेंडेंट। और एज अ इंडिपेंडेंट एंटिटी हम अपने इंटरनल मैटर्स, एक्सटर्नल मैटर कौन देखेगा? हम खुद ही देखेंगे। तो उस वर्ड का मतलब क्या हो गया आपके पास? सोवेरियन। ठीक है, अब हमारी मर्जी है कि हमें
यूनाइटेड नेशंस का मेंबर बनना है, हमारी मर्जी है कि हमें बिम्स्टेक का मेंबर बनना है, हमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनना है या नहीं बनना है, ये कौन डिसाइड करेगा? इंडिया डिसाइड करेगा। आगे बात समझ में? तो पहला वर्ड क्या हो गया आपके पास? सोवेरियन। सोवेरियन का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? इंडिपेंडेंट। सेकेंड वर्ड पे अगर फोकस करेंगे तो क्या लिखा हुआ है? सोशलिस्ट। समझिए जरा सा, सोशलिस्ट मतलब किसके लिए काम होगा सारा का सारा? भाई सोसाइटी, वेलफेयर ऑफ दी सोसाइटी। याद रखिएगा किसके लिए काम होगा? सोसाइटी के लिए काम किया जाएगा, सोशलिस्ट होंगे। सेक्युलर, आप सबने इस वर्ड को 100 बार सुना होगा। सेक्युलर मतलब धर्मनिरपेक्ष। भारत का कोई भी धर्म नहीं है, हम सारे धर्मों की रिस्पेक्ट करते हैं, हम सारे धर्मों को इक्वल समझते हैं, ठीक है। जैसे पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान जब बना तो वो किस नाम पे बना था? तो आपको याद रखना है, इस्लाम के नाम पर बना था। क्या इंडिया किसी धर्म के नाम पर बना था? बिल्कुल नहीं। आपको याद रखना है, इंडिया किसी भी धर्म के नाम पर नहीं बना था। अगला देखिए तो डेमोक्रेटिक। डेमो का मतलब ही होता है पॉपुलेशन। तो पावर किसके हाथ में है? भाई लोगों के हाथ में ही है। बिल्कुल है, हमारे और आपके हाथ में ही पावर है। उसके बाद रिपब्लिक का मतलब होता है बच्चे कि हमारा जो हेड है वो कैसे आएगा? वो इलेक्टेड होगा। क्या होगा? वो इलेक्टेड। अब ये नहीं बताया कि वो डायरेक्टली इलेक्टेड है या इनडायरेक्ट है, तो हमारे देश में इनडायरेक्ट भी आते हैं और डायरेक्ट भी आते हैं। अगर हम इनडायरेक्ट की बात करें तो इनडायरेक्ट में कौन आ रहे हैं हमारे पास? प्रेसिडेंट। क्या आपने सुना है कि हम और आप कभी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट डालने गए हो? बिल्कुल नहीं। हाँ, पर हम बात करते हैं कि प्रधानमंत्री की, ठीक है, तो प्रधानमंत्री के इलेक्शंस में हम वोट डालते हैं। ऑल्दो हम प्रधानमंत्री के लिए नहीं डालते हैं, हम एमपीज को डालते हैं, पर यहां पर आपको क्लियर रखना है, ठीक है। तो समझिए बेटा बात को। पहला क्या वर्ड पकड़ा था आपने यहाँ पे? सोवेरियन। अब इस वर्ड पे वापस आते हैं, यहाँ पे लाइन पे वापस आते हैं। हम जो कि भारत के लोग हैं, हम ये क्या करते हैं? सॉलिमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट। हम इंडिया को कैसा बनाने जा रहे हैं? हम इंडिया को सोवेरियन बनाएंगे, मतलब हम इंडिपेंडेंट बना रहे हैं, हम इसे सोशलिस्ट बना रहे हैं। ये किसके हित के बारे में बात करेगा? हमेशा समाज के हित के बारे में। हम सेक्युलर हैं, ऐसा नहीं है कि हम किसी भी धर्म की पूजा नहीं करेंगे या किसी को पूजा नहीं करने देंगे, नहीं नहीं नहीं, सब कुछ ओके, सब कुछ ठीक है यहाँ पे, ठीक है। सेक्युलर है। डेमोक्रेटिक है, पावर किसके हाथ में? लोगों के हाथ में। और रिपब्लिक है हम। रिपब्लिक मतलब हमारा जो हेड है या तो वो डायरेक्टली चुनकर आएगा या फिर वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होकर आएगा, ठीक है। एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन। तो आपने पहला क्या पढ़ा? पहला जोर किस पे था? कि भारत के हम, मतलब हमारे पास सारी पावर है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो ये हमने पढ़े उसके की पॉइंट्स। अगला कहता है बच्चे न्याय दिया जाएगा, जस्टिस। जस्टिस कैसे दिया जाएगा? सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। अब आप सोचेंगे सोसाइटी में न्याय कैसे मिलेगा इक्वल तरीके से? तो सोसाइटी पे राइट्स, सोसाइटी पे अगर हम बात करें तो इक्वालिटी हमें कैसे देखने को मिलेगी? सोसाइटी पे जस्टिस कैसे प्रोवाइड किया जाएगा? तो आपको याद रखना है कि अगर हम बात करते हैं किसकी, यहाँ पे सोसाइटी के फर्दर इसकी बात करते हैं हम लोग, तो सोसाइटी को मतलब कि पूरी की पूरी जनता को सोशली, ठीक है, कोई बैकवर्ड नहीं रहना चाहिए, किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से सारी चीज़ों को यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। अगली अगर हम बात करें यहाँ पे तो क्या लिखा है? इकोनॉमिक। अब इकोनॉमिक बोलने का मतलब है कि रिसोर्सेज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। जो रिसोर्सेज हैं, जितने भी रिसोर्सेज हैं भारत के, उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। उसके बाद क्या लिखा है? पॉलिटिकल जस्टिस प्रोवाइड किया जाएगा। क्या आप 18 साल के अगर हो चुके हैं तो क्या 18 साल के बाद आपको वोट देने से कोई रोक सकता है? बिल्कुल नहीं रोक सकता है, आपको याद रखना है। तो क्या बोला गया यहाँ पे कि आपको न्याय मिलेगा किस किस मैटर पे? सोशल स्टेटस हो सकता है, सोशल अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। अब हमें लिबर्टी है। लिबर्टी देखिए किस किस चीज़ों की है? हम कुछ भी सोचें, थॉट की, ठीक है, एक्सप्रेशन की, किसी चीज़ पे भी बिलीव करें, फेथ और वर्शिप, इन सब की हमें लिबर्टी दी गई है। अगला है इक्वालिटी। इक्वालिटी किसकी रहेगी? स्टेटस की और अपॉर्चुनिटी एंड प्रमोट अमंग देम ऑल। तो इक्वालिटी किस चीज़ की है? सबकी है, मुझे और आपको सबको इक्वालिटी है, उतनी ही अपॉर्चुनिटी की। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो देश में कोई चीज़ आ रही है या फिर जिस तरीके से घर पे कोई चीज़ आती है तो माता पिता उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ठीक वैसे ही हमारे देश में, हमारे देश के लोगों की, हमारे गवर्नमेंट की ये ड्यूटी है कि जो भी रिसोर्सेज हैं या जो भी चीज़ें हैं उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए और इक्वली सबको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाए, ठीक है, याद रखेंगे आप। अगला कहता है यहाँ पे फ्रैटर्निटी, मतलब
क्या होता है यहाँ पे, भाईचारा। कहता है हमें क्या करना है, एक तो इंडिविजुअल की डिग्निटी को बढ़ाना है, साथ ही साथ देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी को भी कंटिन्यू बढ़ाना है और आगे उसे बढ़ाकर रखना है, ठीक है। अब कहता है इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये जो 26 जो दिन है, 26 जो नवंबर है 1949, हम अपने आप को अडॉप्ट करते हैं। हम किसको अडॉप्ट करते हैं यहाँ पे, इसे प्रियम्बल को इनैक्ट करते हैं और अपने आप को इस कॉन्स्टिट्यूशन को सौंपते हैं, ठीक है। तो अगर आप पकड़ेंगे तो की पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको यहाँ पर याद रखने हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे आते हैं, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। कहता है प्रियम्बल इज एन इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है इन अ डॉक्यूमेंट दैट सीक्स टू एक्सप्लेन द डॉक्यूमेंट्स फिलॉसफी एंड ऑब्जेक्टिव। ध्यान देना इस बात पे, क्या क्या बता रहा है हमें, ये फिलॉसफी और ऑब्जेक्टिव्स के बारे में हमें बताता है। अब मैं आपको एक थोड़ा पीछे लेके चलूं। अगर आपने पिछला वाला लेक्चर देखा है, आप सभी ने, पिछला लेक्चर कौन सा वाला था हमारे पास, जिसमें हमने मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था, अगर आपने वो ध्यान से पढ़ा है तो वहां पर आपको याद होगा कि 9 दिसंबर को पहली मीटिंग हुई थी, उसके बाद 11 दिसंबर को दूसरी मीटिंग हुई थी और उसके बाद थर्ड मीटिंग हुई थी 13 दिसंबर को। अगर आपको याद हो तो 3 मीटिंग्स हुई हैं, एक है 9 को, एक है 11 और एक है 13 तारीख को। जो 13 तारीख को मीटिंग हुई बेटा, उसके अंदर क्या लिया गया था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिया था। आपको बताया था मैंने पिछले लेक्चर पे, क्या बनाया था वो, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिया किसने था, तो आपको याद रखना है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है ये बताता है कि हमारा जो संविधान है उसके पीछे की फिलॉसफी, उसके फंडामेंटल एसेंस क्या रहेंगे, और जो भी उन्होंने उस टाइम पे लिखकर ऑब्जेक्टिव दिए, उन्हीं ऑब्जेक्टिव को मॉडिफाई करके क्या बनाया गया था। मैंने आपको उस लेक्चर पे भी बताया था कि इसे मॉडिफाई करके क्या बनाया जाएगा, प्रियम्बल बनाया जाएगा, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि द आइडिया ऑफ प्रियम्बल, या फिर ऐसा कह लो, ऐसा कह देगा आपको कि ऑन द थर्ड मीटिंग बोलने का मतलब है ऑन 13 दिसंबर द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कौन लेकर आए थे, जवाहरलाल नेहरू, और उसी को मॉडिफाई करके बाद में क्या बनाया गया है, प्रियम्बल बनाया गया है, ठीक है। तो अगर आपसे कभी पूछे कि प्रियम्बल में भारत के जनक जवाहरलाल नेहरू हो गए, हाँ, तो स्टेटमेंट एक तरीके से ठीक भी लग रही है। क्यों, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने ही पहली बार क्या दिया था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर चीजों को दिया था, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहां पर याद रखना है। आगे आता है, इट्स फर्स्ट द इंटेंशन ऑफ फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कवर वैल्यू एंड प्रिंसिपल ऑफ द नेशन। अगर हम बात करें तो किस किस चीज को जोड़ता है, वैल्यूज को, प्रिंसिपल्स को, ठीक है। अगर आप इस चीज को समझेंगे तो ये वैल्यूज ही हैं, ये प्रिंसिपल्स ही हैं कि कैसा भारत बनेगा, भारत के लोगों, भारत का स्वभाव कैसा होगा। द प्रियम्बल ऑफ इंडिया बेसिकली गिव द आइडिया ऑफ फॉलोइंग ऑब्जेक्ट। अब हम देखेंगे क्या क्या, देखो बेटा, कहता है सोर्स क्या है, सोर्स किसके पास है, तो आपने वहां पर पढ़ा था कि एक लाइन लिखी थी कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब सारी सोर्स, सारी अथॉरिटी किसके हाथों पे है, हमारे हाथों पे है, हमारे पास है, ठीक है। अगला कहता है भारत का नेचर कैसा रहेगा, तो आपने देखा कि भारत का नेचर रहेगा वो इंडिपेंडेंट रहेगा, वो समाजवादी रहेगा, वो सेक्युलर रहेगा, वो धर्मनिरपेक्ष रहेगा और वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक भी रहेगा। तो आपने पढ़ा था, मतलब कि एक छोटा सा बच्चा है प्रियम्बल, उस बच्चे को जन्म देने वाले हैं जवाहरलाल नेहरू, उस बच्चे का एक आई कार्ड है, उस बच्चे का स्वभाव बताया जा रहा है। तो उस बच्चे का स्वभाव है वो सुवीरियन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। अगर हम स्टेटमेंट इसकी ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो ऑब्जेक्टिव क्या कहते हैं, कहते हैं कि हम आपको जस्टिस देंगे। जस्टिस किस किस मैटर में रहेगी, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल में। आपको लिबर्टी रहेगी, आपको जैसे भगवान को पूजना है, जिस पे बिलीव करनी है आपको, आप करिए, बिलीव करिए, ठीक है। उसके बाद है इक्वालिटी टू ऑल सिटीजन एंड प्रमोट फ्रैटर्निटी अमंग टू मेंटेन फ्रैटर्निटी टू मेंटेन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ठीक है। फ्रैटर्निटी मतलब भाईचारा बढ़ा के रखना है। और इसकी डेट ऑफ एडॉप्शन क्या है, तो आपको याद रखना है 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। ये हो गया आपके पास यहाँ पे प्रियम्बल, ठीक है। अब देखिए बेटा जरा ध्यान से, यहाँ वापस आएंगे। अब कहता है कि ओरिजिनली हमारे प्रियम्बल के अंदर कुछ वर्ड्स नहीं थे, ध्यान से सुनना, वो कौन कौन से नहीं थे, तो आपको याद रखना है सोशलिस्ट, याद रखेंगे आप, कौन सा नहीं है, सोशलिस्ट। सेकंड कौन सा है बच्चे यहाँ पे, सेक्युलर। और थर्ड वर्ड है इंटीग्रिटी। तो ध्यान देना बेटा इस बात पे कि जब 26 नवंबर 1949 को क्या अडॉप्ट किया गया,
प्रियम्बल को अडॉप्ट किया गया तो उसमें कौन से 3 शब्द नहीं थे? सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी नहीं था। मतलब इनको क्या किया गया होगा? इनको बाद में ऐड किया गया होगा। और बाद में जब भी संविधान में कुछ ऐड किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है बेटा? उसे अमेंडमेंट कहा जाता है। जब भी संविधान के अंदर कुछ ऐड किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? अमेंडमेंट। तो अब हम समझेंगे कि कौन सी अमेंडमेंट यहाँ पर हुई है। कहता है इट वॉज इनेक्टेड, इसे बनाया गया कब? जब पूरा का पूरा संविधान बन चुका था। तो एक बच्चा आएगा तो उसी बच्चे का तो आई कार्ड बनेगा ना, तो पहले बच्चे का होना जरूरी है। तो वैसे ही पहले कॉन्स्टिट्यूशन बना और कॉन्स्टिट्यूशन के बाद उसका प्रियम्बल तैयार किया गया। ठीक है, कहता है द टर्म सेक्युलर वाज एडेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ध्यान देना कि यहाँ पे कौन सा वर्ड जोड़ा गया है और कौन सी अमेंडमेंट से। तो यहाँ पे एक और वर्ड आप ऐड कर लेंगे कि कौन कौन सा? सोशलिस्ट, ठीक है, सेक्युलर, उसके बाद सेक्युलर और इंटीग्रिटी। इन तीनों शब्दों को किससे, कौन सी अमेंडमेंट से जोड़ा गया है? तो आपको याद रखना है कौन सी अमेंडमेंट से जोड़ा गया है इन तीनों को। 42nd, मतलब हमारे संविधान के अंदर 42nd बारी जो है वो चेंज किया गया था और 3 शब्दों को जोड़ा गया था। वो कौन से थे 3 शब्द आपके पास? सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी थे। कहता है प्रियम्बल सिक्योर टू ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया, लिबर्टी देता है लोगों को, बिलीफ, ठीक है, इन सब चीज़ों की। मैंने आपको बोला ना, आप जैसे मर्जी पूजा कर सकते हैं। आपका दिल है तो आप रोड के बीच पर रुक कर पूजा कर लीजिए, आप पत्थरों की पूजा कर लीजिए, पेड़ों की पूजा कर लीजिए, आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें द आइडियल ऑफ जस्टिस, जस्टिस अभी आपने पढ़ा। अब देखो भाई यहाँ से ये जस्टिस वाली जो पूरी लाइन है वो कहाँ से ली गई है? तो आपको याद रखना है वो रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। उसके बाद एक लाइन आप पढ़ते हैं फ्रैटर्निटी। अब याद रखो फ्रैटर्निटी कहाँ से लिया गया है? फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से। तो जो पूरी लाइन है ना, द आइडियल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी, ये कहाँ से ली गई है? ये फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। प्रियम्बल इन इटसेल्फ हैज बीन द फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड टू द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि पहली बार प्रियम्बल किस संविधान में बना था, तो वो अमेरिका के संविधान में बना था। और अब कहाँ पर है? तो वो अब हमारे भारत में हमें देखने को मिलता है। अब हमें हमारे भारत में देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करेंगे। तो ये था आपके पास प्रियम्बल, और प्रियम्बल के साथ एक और चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, प्रियम्बल के साथ प्रियम्बल को समय समय पर 3 केसेस ने बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, ऐसा आप ऐसा कह सकते हो कि 3 केसेस इसके ऊपर किए गए हैं। तो पहला आप पढ़ते हैं, पहले केस का नाम है बेटा, आपको याद रखना है बेरूबरी। क्या याद रखेंगे आप? बेरूबरी यूनियन केस। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि पहला केस किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे? बेरूबरी यूनियन केस। अगर हम बात करते हैं प्रियम्बल की, तो प्रियम्बल की जो इंटीग्रिटी है कि प्रियम्बल पार्ट है नहीं है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन उठे हैं। तो पहला केस कौन सा था? बेरूबरी केस था, जो कि कब हुआ था? 1960 में हुआ था। और इसके अकॉर्डिंग आपको याद रखना है कि इस केस ने क्या कहा था? इस केस के अकॉर्डिंग हमारी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट, अब इस बात पे फोकस करिएगा, नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो पेपर में आपसे पूछ ले कि ऐसा कौन सा केस है जो कहता है कि प्रियम्बल किसका पार्ट नहीं है? प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, या प्रियम्बल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। तो आपको याद रखना है बेरूबरी केस। कौन सा आगे बेटा यहाँ पर आपके पास? बेरूबरी केस। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें सेकंड केस कौन सा आता है यहाँ पे, तो सेकंड केस का नाम है केशवानंदा। इसके बारे में आप सभी ने सुना होगा, केशवानंदा भारती केस। अगला कौन सा आता है आपके पास यहाँ पे? केशवानंदा भारती केस 1973 का। और ये कहता है कि प्रियम्बल जो है, ये क्या कहता है? प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ, ध्यान देना है, किसका पार्ट है? इज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम किसका, ये प्रियम्बल किसका पार्ट है? कौन सा केस कहता था नहीं है? तो आपको याद रखना है बेरूबरी। कौन सा केस है जो कहता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है? तो आपको याद रखना है कौन सा है? केशवानंदा। और एक और केस आता है LIC केस, जो कहता है कि प्रियम्बल इज एन इंटीग्रल, इंटीग्रल मीन्स इसी का पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जरा वर्ड पे फोकस करेंगे तो आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि क्या चीजें आप यहाँ पर लिख रहे हैं। ठीक है, तो पहला बेरूबरी केस क्या कहता है? बेरूबरी केस कहता है कि प्रियम्बल किसका पार्ट नहीं है? वो संविधान का पार्ट नहीं है। अगर हम सेकंड केस की बात करें तो सेकंड कौन सा वाला है यहाँ पे? केशवानंदा भारती केस, जो कि 1973 का है, जो कहता है कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और थर्ड पार्ट है LIC, थर्ड केस है LIC केस, जो कहता है कि प्रियम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा अमेंडमेंट था प्रियम्बल के साथ, तो आपको क्या याद रखना है, प्रियम्बल के साथ था 42nd अमेंडमेंट। कौन से 3 वर्ड जोड़े गए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर और सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी वर्ड को ऐड किया गया था, ठीक है। तो कौन, और 42nd अमेंडमेंट कौन से ईयर में हुआ था, 1976 में हुआ था। अगर हमसे पूछे कि रशिया से या रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से कौन से 3 वर्ड ऐड किए गए हैं, तो याद रखना है द आइडियल ऑफ जस्टिस, जिसमें सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल आता है। अगर हम बात करें कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से क्या ऐड किया गया है, तो दैट इज रिपब्लिकन, द आइडियल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो फ्रेटर्निटी से याद रखिए फ्रेंच रेवोल्यूशन, एंड द आइडियल ऑफ जस्टिस से आप क्या ऐड कर सकते हैं, इन सारे वर्ड्स को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं 12 शेड्यूल्स पे। कितने शेड्यूल है हमारे पास यहाँ पे, टोटल 12। पर याद रखना ओरिजिनली, अच्छा एक पॉइंट और याद रखो, संविधान में एक बड़ी गेम है कि जब भी ये वर्ड ओरिजिनली बोले, तो ओरिजिनली का मतलब हो गया कि जब संविधान बना था, तो जब संविधान बना था तब कितने शेड्यूल थे, 8 थे, और आज कितने हो चुके हैं, आज हो चुके हैं 12। तो अब उनको बारी बारी करके हम देखेंगे। कहता है पहला शेड्यूल क्या बताता है, ठीक है। पहला शेड्यूल जो है उसमें राज्यों के नाम है और प्लस यूनियन टेरिटरीज के नाम है, और उनका एरिया डिफाइंड है। ऐसा नहीं है कि हिमाचल का जो एरिया है वो पंजाब पे ओवरलैप कर रहा है या पंजाब का हरियाणा में कर रहा है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। वेल डिफाइंड एरिया है। ये कौन सा शेड्यूल हमें बताता है, शेड्यूल नंबर 1, ठीक है। उसके बाद आता है अपने पास सेकंड शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रोविजन इन रिलेशन टू अलाउंस। अब ध्यान देना, भत्ता देने की बात हो रही है, प्रिविलेजेस की बात हो रही है और एम्यूलमेंट्स की बात हो रही है, ठीक है। किसी को सुख सुविधाएं देने की बात की जा रही है। तो पहले कौन है इसमें, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फिर हर राज्य के गवर्नर आ गए, स्पीकर आ गए लोकसभा के और डिप्यूटी स्पीकर आ गए लोकसभा के, चेयरमैन हो गए राज्यसभा के और डिप्यूटी चेयरमैन हो गए राज्यसभा के, स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर ऑफ असेंबलीज। असेंबली क्या होती है, विधानसभा। तो सारी विधानसभाओं के स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर आ गए। और इसके साथ साथ यहाँ पे क्या बोला गया है, चेयरमैन एंड डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ विधान परिषद भी। अगर मैंने आपको पहला लेक्चर आपने सुना है तो मैंने आपको वहां पर बताया था कि जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो किससे मिलकर बनता है, विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर बनता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस और कैग कौन होता है, कैग होता है जो पैसे का ऑडिट करता है, जो पैसे को ऑडिट करता है, तो कैग आ गए। इसके बाद अगला हम बात करें तो थर्ड शेड्यूल। अच्छा अब देखो यहाँ पे एक नमोनिक जैसा याद करने के लिए कि टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ठीक है। अब आप याद रखेंगे टी से, तो टी से आपको याद रखना है पहला कौन सा वाला, टेरिटरीज। तो टेरिटरीज आप टिक कर लेंगे तो क्या टिक कर देंगे आप, फर्स्ट शेड्यूल। ई से आपको याद रखना है एम्यूलमेंट्स, याद पढ़ा था ना मैं आपने एम्यूलमेंट लास्ट में, तो ई याद रहेगा। अब ए से पढ़ने जा रहे हैं हम, ठीक है। ए से थर्ड वाला आएगा। ए से याद रखेंगे ओथ और एफर्मेशन। ए से क्या याद रखेंगे, अफर्मेशन। सबकी शपथ लिखी गई है, तो जितने भी यूनियन मंत्री हैं उनकी शपथ, जो पार्लियामेंट के जो इलेक्शन कैंडिडेट होते हैं उनकी, जितने भी एमपीज होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो गए, कैग हो गए, स्टेट के मिनिस्टर हो गए, स्टेट के इलेक्शन कैंडिडेट हो गए, मतलब एमएलएज हो गए और एमएलसी हो गए। उसके बाद जितने भी स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर होते हैं और हाई कोर्ट, इन सब लोगों की शपथ जो है, मतलब कि सबकी प्लेज अलग अलग है ना, तो सबकी जो प्लेज है वो यहाँ पर लिखी गई है, ठीक है। तो आपको याद रखना है टीयर्स। तो टी से क्या बना आपके पास यहाँ पे, सबसे पहला टी से बना आपके पास टेरिटरी, ई से बना एम्यूलमेंट, ए से बनेगा आपके पास यहाँ पे अफर्मेशंस, ठीक है। अब फोर्थ शेड्यूल देखो, फोर्थ में क्या आना चाहिए, मतलब आर आना चाहिए। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कहता है इट कंटेन द प्रोविजन इन रिलेशन टू एलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर द यूनियन एंड टेरिटरीज इन द राज्यसभा। फोकस करिए, ठीक है। किसकी बात कर रहा है, तो कितने लोग कहां से आएंगे, कितने राज्यों से, कितने यूनियन टेरिटरी से राज्यसभा में, ये कौन सा शेड्यूल बताता है, ये फोर्थ शेड्यूल बताता है। तो देखिए यहाँ पे आर भी हो गया आपके पास, अब कौन सा आएगा, एस आएगा, मतलब यहाँ पे, ठीक है। देखिए अब एस कहता है फिफ्थ शेड्यूल, इट कंटेन प्रोविजन इन रिलेशन टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल। कहता है किस किस एरिया के प्रशासन की बात हो रही है, एक है शेड्यूल ट्राइब और एक है शेड्यूल एरियाज। तो शेड्यूल एरियाज और शेड्यूल ट्राइब्स की जो है, उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन, उनको जो कंट्रोल करने का जो प्रोविजन है वो किस में है, फिफ्थ शेड्यूल के अंदर आता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। अब देखो यहाँ पे क्या कहता है, ठीक है। कहता है सिक्स्थ शेड्यूल, अब यहाँ
पे ओ आया ना, फिर से यहाँ पे अब हमें ओ सॉरी ये वाला ओ देखना अब हमें, ठीक है, ओ देखते हैं यहाँ पे कहता है टीयर्स ऑफ तो छोड़ दो आप यहाँ पे, ठीक है, ऑफ यहाँ पे ओल्ड देखेंगे, ठीक है, देखो क्या लिखा है। अब यहाँ पे हमें देखना है कि यहाँ पे इट कंटेन प्रोविजन इन रिलेशन टू द एडमिनिस्ट्रेशन। देखो यहाँ पे भी मेंशन है एरियाज, यहाँ पे ट्राइब मेंशन है। अब क्या लिखना है आप यहाँ पे, अदर देन अब किन की बात हो रही है यहाँ पे, देखो कहता है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो 6 शेड्यूल में किसके प्रोविजन की, वैसे तो सारे शेड्यूल एरिया, सारे शेड्यूल ट्राइब की बात हो चुकी थी 5th वाले में, पर 6th वाले में कुछ स्टेट्स को मेंशन किया गया है। अब आप इनको आत्मा करके भी याद कर सकते हो, आत्मा या AMTM करके याद कर सकते हो। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, क्या याद रखोगे आप यहाँ पे, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। अब आते हैं हम यहाँ पे किस में, आगे 7th शेड्यूल पे। अब देखो 7th शेड्यूल को कैसे याद कर सकते हैं आप, 7th वाले से F पकड़ेंगे। अब आप यहाँ से क्या पकड़ेंगे, F, ठीक है। अब F में क्या है यहाँ पे कि देखो, और यूनियन का मतलब होता है फेडरल लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे 3 लिस्ट दी गई हैं, मतलब अगर जो केंद्र है तो केंद्र किन मैटर्स पे कानून बना सकता है, राज्य किन मैटर्स पे कानून बना सकता है, और अगर ये दोनों मिलकर किसी पे कानून बनाना चाहें तो वो किस किस पे बना सकते हैं, तो वो आता है आपके पास 7th शेड्यूल। इसके बाद 8वां देखते हैं। अब 8वां देखो क्या लिखा है यहाँ पे, फिर से आया ओ यहाँ पर, अब आ गया ओ से आपको याद रखना है यहाँ पे अदर लैंग्वेजेस, इस तरीके से याद कर सकते हो, या फिर ऐसे रख लो कि ऑफिशियल लैंग्वेजेस, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस। देखो अब आता है यहाँ पे ऑफिशियल आ गया ना, ये वर्ड आ गया। अब कौन कौन सी कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, 22। अच्छा एक और बात, ओरिजिनली कितनी थी, तो आपको याद रखना है 14। और मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी वर्ड ओरिजिनली लगेगा इट मीन्स क्या हो गया, ओरिजिनली का मतलब क्या हो गया, जब संविधान बना था। तो असमी, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उसके बाद है उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ये आ गई हमारे पास लैंग्वेजेस, ठीक है। अब आते हैं, देखो अब आपने यहाँ से कितना कर लिया, टीयर्स ऑफ भी हो गया, ओल्ड पे आ गए थे हम, ओ हो गया, एल पे आते हैं। एल से है, एल से यहाँ पे आपको याद रखना है लैंड, ठीक है, लैंड। देखिए क्या लिखा है, 9th शेड्यूल क्या कहता है, 9th शेड्यूल लैंड रिफॉर्म्स के बारे में बात करता है। इसने इस 9th शेड्यूल के अंदर किसे खत्म किया गया था, तो जमींदारी प्रथा को खत्म किया गया था। जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तब आप सुनते हैं कि क्या था, जमींदारों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था अंग्रेजों के टाइम पीरियड से, तो वो जमींदारी प्रथा को खत्म किया गया था, ठीक है, आपको याद रखना है। और कौन सी अमेंडमेंट से किया गया था, इतना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट अमेंडमेंट। तो कभी आपसे पूछता है कि फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में किस प्रथा को खत्म किया गया, तो जमींदारी को खत्म किया गया। और हमारे संविधान के अंदर टोटल कितने शेड्यूल थे, 8 थे, 8 में से 9वां भी यहां पर जोड़ा गया, ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद आता है 10th। अब क्या बचा है, डिफेक्शन, डी से याद रखेंगे डिफेक्शन। तो यहाँ पे देखो डिस्क्वालिफिकेशन भी याद रख सकते हो, डिफेक्शन भी याद कर सकते हो। तो कहता है इट कंटेन प्रोविजन रिलेटिंग टू डिस्क्वालिफिकेशन, आने का रास्ता भी अगर पार्लियामेंट में दे रखा है तो जाने का रास्ता भी दे रखा है, तो डिस्क्वालिफिकेशन यहाँ पर दे रखी है। और इसे किस अमेंडमेंट से जोड़ा गया, 52nd अमेंडमेंट 1985। और इसे क्या कहा जाता है, एंटी डिफेक्शन लॉ। मतलब शुरू में कितने शेड्यूल थे, 8, 9वां किससे जुड़ा, पहले अमेंडमेंट से, 10वां कौन सी अमेंडमेंट से जुड़ा, 52nd अमेंडमेंट से। ये समझ में आ गया। अब आप देखिए उसके बाद क्या बचता है, ओल्ड PM बचता है आपके पास। पी से यहाँ पे क्या याद रखना है, पंचायतों का मैटर, ठीक है। तो 11वां शेड्यूल किससे किसके बारे में बात करता है, पंचायतों से। अब इस शेड्यूल को भी ऐड किया गया होगा, तो इसको ऐड किया गया है 73rd अमेंडमेंट से। उसके बाद आता है आपके पास 12th शेड्यूल। 12th शेड्यूल की अगर हम बात करें तो ये बात करता है म्युनिसिपैलिटी से, किससे बात करता है, म्युनिसिपैलिटी से। और इसको ऐड किया गया था 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 से, ठीक है। तो क्लियर हो गया आपको 12 शेड्यूल, ये थे आपके पास इंपॉर्टेंट 12 शेड्यूल्स, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलेंगे, इसके बाद सोर्सेज की बात करेंगे, या फिर आप इसे बोरोइंग फीचर्स भी कह सकते हो कि हमने किस देश से क्या क्या कॉपी किया हुआ है। तो अगर हम बात करें कि हमारा जो संविधान है वो मिक्स है पूरा का पूरा, ठीक है, मतलब उसमें बहुत सारे प्रोविजन बहुत सारी जगहों से ऐड किए गए हैं। अगर हम अपने संविधान की बात करें तो हमने अंग्रेजों के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ऐसा कह लो कि 75% और कुछ किताबें लिखती हैं 65% हमने जो कॉपी किया है
वो कहाँ से किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से कॉपी किया हुआ है। ठीक है, देखो क्या क्या लिया उनसे, फेडरल स्कीम, फेडरल मतलब सेंट्रल स्कीम, उसके बाद है ऑफिस ऑफ गवर्नर, हर राज्य में गवर्नर है, वो यहाँ से किया गया। जुडिशरी, जुडिशरी कितनी मिलकर बनती है, 3, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट। उसके बाद है पब्लिक सर्विस कमीशंस, इमरजेंसी प्रोविजंस और एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, ये सब हमने कहाँ से कॉपी करी हैं, ये हमने कॉपी करे हैं कहाँ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। एज इट इज तो नहीं लिए, इनमें बहुत सारे चेंजेस किए गए अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टेट और फिर उसको ऐड यहाँ पर किया गया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। इसके बाद हम ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है, तो कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट का मतलब होता है जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर लॉज बना सकते हैं, तो ऐसी लिस्ट जिसमें सेंटर और स्टेट मिलकर दोनों लॉ बनाते हैं उसे क्या कहा जाता है, कंकरेंट कहा जाता है। उसके बाद क्या आता है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स, ये भी हमने कहां से कॉपी करा है, ऑस्ट्रेलिया से कॉपी करा है। और जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, अगर मान लो कि हमारी पार्लियामेंट में 2 घर होते हैं, राज्यसभा लोकसभा, अगर वो किसी बात पे अड़ जाए तो उन दोनों के लिए जॉइंट सिटिंग जो बुलाई जाएगी वो भी किस में लिखी गई है, वो भी कहां से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। उसके बाद अगर हम बात करें कनाडा से, तो कनाडा से हमने लिया है कि फेडरेशन तो है पर सेंटर हमेशा स्ट्रांग रहेगा, यूनियन तो है पर सेंटर हमेशा स्ट्रांग रहेगा। उसके बाद जो बची कुची शक्तियां हैं वो किसके हाथ में रहेगी, सेंटर के हाथ में। जब हमने स्टेट को जवाबदारी दे दी, सेंटर को दे दी, कंकरेंट में भी ऐड कर लिया, अगर फिर भी कुछ बचा कुचा रह गया तो वो किसके पास रहेगा, सेंटर के पास रहेगा। सेंटर में जो अपॉइंटमेंट है गवर्नर्स की वो कौन करेगा, सेंटर करेगा, ये भी कहां से कॉपी किया गया है, कनाडा से। और एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ली जा सकती है, ये भी कहां से कॉपी होता है, कनाडा से लिया गया है। आयरलैंड से बात करते हैं, तो आयरलैंड से क्या लिया है, डीपीएसपी, स्टार मार्क करिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पेपरों में पूछा गया है कि डीपीएसपी कहां से लिया गया है, आयरलैंड से। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू दी राज्यसभा, आपको समझना है बेटा कि राज्यसभा में 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक होते हैं इलेक्टेड, ठीक है, और एक होते हैं नॉमिनेटेड। नॉमिनेटेड कितने होते हैं बच्चे, 12, और उन 12 को नॉमिनेट कौन करता है, प्रेसिडेंट साहब करते हैं, तो ये भी आ गया इसके अंदर। और मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, तो हमारे राष्ट्रपति के चुनाव कैसे होंगे, ये भी कहां से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। जापान की बात करेंगे, जापान से क्या लिया गया, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ये आप आर्टिकल नंबर 14 के अंदर अच्छे से समझेंगे। उसके बाद यूएसएसआर से क्या लिया है, फंडामेंटल ड्यूटीज, और मैंने आपको बताया था कौन कौन सा प्रियम्बल में 3 वर्ड जोड़े गए थे, प्रियम्बल के अंदर एक पूरा का पूरा लाइन लिखी गई है, द आइडियल ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ये भी कहाँ से लिया है हमने, रशिया से लिया है। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास। नेक्स्ट आते हैं इसके बाद यूके, जिस कंट्री ने हम पे रूल करा उनसे हमने क्या क्या लिया। पहला आता है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, मतलब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट भी आते हैं। रूल ऑफ लॉ है, प्रोसीजर, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है, कानून बनाने के प्रोसीजर है। सिटीजनशिप सिंगल है, ऐसा नहीं है कि आप अगर अगर आप दिल्ली में रहते हो और दिल्ली से अगर आपको मान लो हरियाणा जाना है, पंजाब जाना है, तो आपको अलग सिटीजनशिप लेनी पड़ेगी, नहीं, बिल्कुल हमारे पूरे इंडिया में एक सिंगल सिटीजनशिप चलती है। उसके बाद आता है हमारे पास कैबिनेट सिस्टम है, जो भी यहाँ पर प्रधानमंत्री होगा उसकी एक अपनी मंत्री परिषद होगी। उसके बाद रिट है, रिट आप कहाँ पर पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट्स में डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस और बाई कैमरलिज्म, बाई मीन्स 2 हाउसेस, ठीक है, यहाँ से लिए गए हैं। यूएस की बात करें तो फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करें, और देखो भाई यहाँ से हमने क्या लिया, ड्यूटीज, रशिया से ड्यूटीज ली गई हैं, याद रखना है। राइट्स हो गए, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू की पावर है हमारे पास। राष्ट्रपति का महाअभियोग कैसे होगा, अगर उन्हें निकालना पड़ जाए तो कैसे निकाला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को कैसे निकाला जाता है। और उपराष्ट्रपति का जो पद है वो कहाँ से लिया गया है, यूएस से लिया गया है। जर्मनी की बात करें तो कहता है फंडामेंटल राइट सस्पेंड कर दिए जाएंगे, कब, जब क्या लगेगी, इमरजेंसी लगेगी। क्या लगेगी, जब यहां पर इमरजेंसी लगेगी। उसके बाद साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया है, अमेंडमेंट। जो भी चेंजेस हैं, अगर मान लो जैसे अभी आपने पढ़ा 42nd अमेंडमेंट आपने सुना, 52nd आपने सुना, उसके बाद 73rd 74th सुना, वो सारी अमेंडमेंट का प्रोसीजर साउथ अफ्रीका से आता है। उसके बाद साउथ अफ्रीका से हमने एक और चीज ली है कि मेंबर, इलेक्शंस ऑफ मेंबर टू दी राज्यसभा, किस तरीके से इनके इलेक्शन कराए जाएंगे। फ्रांस से क्या लिया है हमने, रिपब्लिक वाली लाइन और आइडियल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रियम्बल, ठीक है। तो
तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। तो ये था आपके पास आज का इंपॉर्टेंट लेक्चर, जिसके अंदर हमने प्रियम्बल के साथ साथ बोरोइंग फीचर्स और उसके बाद हमने 12 शेड्यूल्स को भी यहाँ पर देख लिया है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। पढ़ के देखिए, अगर कोई डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं, कुछ ना समझ में आए तो भी आप आराम से पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।